Hello everyone. So today we are going to discuss the muscular strength, power and endurance. But हमारा आज का जो फोकस होगा वो मस्कुलर स्ट्रेंथ पे होगा, ठीक है। यूजुअली मस्कुलर स्ट्रेंथ की आपको जैसे बात पता है कि हमारे पास एक मसल्स की एबिलिटी होती है कि वो कितनी फोर्स कर सकता है जनरेट, ठीक है। मतलब कितनी फोर्स जो है वो जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है अपने अंदर से, मतलब मसल इटसेल्फ क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक एज एन एथलीट हो आप या एज एन ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जिसका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, ठीक है, जिसमें एथलेटिक ट्रेनिंग्स नहीं है। आपके एडियल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी नॉर्मल ह्यूमन मूवमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एथलेटिक ट्रेनिंग्स के लिए तो जाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट है। सो मेजरली अगर आप सारी चीज़ों को समझो तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो बायोमैकेनिक्स की हो, इसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो, इसकी नॉर्मल बायोमैकेनिक्स हो, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप इसको कैसे यूज़ करते हो, आप किस तरह से स्पोर्ट्स साइंटिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं इसको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं अपनी पेशेंट केयर का, ठीक है। इसको मैयर कैसे करते हो, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में मस्कुलर स्ट्रेंथ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है मसल के कंपोनेंट्स तीन चीज़ों से बने हैं, हम तीनों की बात करेंगे बारी बारी, ठीक है। आज हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करनी है, फिर मस्कुलर पावर है और फिर मस्कुलर इंड्योरेंस है, ठीक है। मस्कुलर फंक्शन मेजरली तीन कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर एंड इंड्योरेंस। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है कि एक एबिलिटी होती है मसल ग्रुप की कि कितनी फोर्स या टॉर्क जनरेट कर सकते हैं किसी एक जॉइंट के ऊपर, ठीक है। मसल की पावर का क्या है कि मसल एक्सर्ट फोर्स कितनी तेजी से कर सकता है, ठीक है। वो जो फोर्स मस्कुलर स्ट्रेंथ की वजह से बन रही है, वो उसकी पावर कैसे कंसीडर करते हैं हम मसल को कि वो कितनी फोर्स कितनी तेजी से एक्सर्ट कर रहा है। और मस्कुलर इंड्योरेंस क्या होती है, कितनी रिपीटेटिव टाइम वो कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इससे रिलेट करते हैं। अब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए भी पेशेंट को रेडी करना है, या हमने हमने पेशेंट की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इम्प्रूव करनी है। जैसे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के, उनके लिए तो हमने वहाँ पे कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काम करना है, ठीक है। सो मस्कुलर की स्ट्रेंथ की आपको डेफिनेशन का आइडिया तो हो गया है। अब इसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हो आप मसल की फोर्स को। देखो, अगर नॉर्मली अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि आप डायरेक्टली मेजर कर लो तो कैसे करोगे, ठीक है। स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए ना हम टॉर्क का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो हमने काफ़ी बार पढ़ा भी हुआ है मैक्सिमम और उसके। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। तो वो जो फॉर्मूला होता है ना, आप मेजरली वो यूज़ करते हो इसकी मेजरमेंट के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कैसे मेजर करना है। जहाँ पे आपको पता हो कि मूवमेंट आर्म जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस के, जहाँ जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से पेशेंट ने डिस्टेंस कवर किया है वो सारा, ठीक है। लेकिन हमारे पास आज का टॉपिक क्योंकि टॉर्क से रिलेटेड नहीं है, तो हम इतनी डेप्थ में इसके नहीं जा रहे। बस आपको पता होना चाहिए जो टॉर्क का फॉर्मूला है ना, हम बेसिकली उसी से ही मसल की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। स्ट्रेंथ की जो असेसमेंट है ना वो आइसोकाइनेटिक है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आइसोकाइनेटिक के अंदर आता है स्ट्रेंथ की, मस्कुलर स्ट्रेंथ की जो असेसमेंट है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मशीन्स जो होती है ना वो कॉमनली यूज होती हैं, जो टॉर्क को एवेलुएट कर सकते हैं थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशंस। लेकिन ये भी बड़े हाई लेवल की बात है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अभी भी चल रही है कि समटाइम्स यहाँ पे भी एक्यूरेसी नहीं आती और इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। अब अगर सेकंड चीज़ हम डिस्कस करें कि रोल क्या है मसल फोर्स के कंपोनेंट्स का आपकी बॉडी के अंदर, तो मेजरली आपको पता है कि मसल की फोर्स क्या थी हमारे पास। मसल की फोर्स पे हम दो कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे ना, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास एक रोटेटरी कंपोनेंट होता है, एक पैरेलल कंपोनेंट होता है। रोटेटरी कंपोनेंट क्या होता है कि फोर्स जब आपके पास परपेंडिकुलर लग रही है बोन के, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है टॉर्क की जनरेशन की, वो हमारे पास क्या होता है, रोटेटरी कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट ये होता है जब फोर्स जो होती है वो पैरेलल लग रही हो बोन के, ठीक है,
और वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, बट ये स्टेबलाइज ज़रूर कर रही होती है, या तो स्टेबलाइज करेगी या डिस्टेबलाइज करती है जॉइंट को, ठीक है। तो रोटेटरी कंपोनेंट क्या है, जो टॉर्क जनरेट कर रहा है स्पेसिफिकली, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो रही है बोन के, ठीक है। पैरेलल क्या है कि वो फोर्स जो बोन को लग रही है लेकिन वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि वो पैरेलल है, और वो बेसिकली या तो स्टेबलाइज करती है या डिस्टेबलाइज कर देती है जॉइंट को, ठीक है। अब इसका मेजर मतलब ये है कि या तो एक चीज़ 90 के एंगल पे है या एक दूसरी चीज़ जो होगी वो 90 के एंगल पे नहीं होगी, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास फॉर इंस्टेंस अगर हम कहते हैं कि मसल का एंगल जो है वो 90 डिग्री पे है बोन के, तो रोटेटरी कंपोनेंट उस टाइम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, हाईएस्ट जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वहाँ पे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मसल जो है वो 90 से अबव चला गया उसका एंगल, ठीक है, मसल के एंगल को, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि स्टेबिलिटी भी हो सकती है और डिस्टेबिलिटी भी हो सकती है। अब ग्रेटर है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जॉइंट की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो डिसलोकेशन के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं किसी भी जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो मेजरली आपके ऊपर यहाँ पे आएगा 90 का एंगल, आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है। अब आपके पास मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराने के लिए क्या एंगल आया, 90 का एंगल आया स्टैंडर्ड, जो हमने फाइंड आउट किया, जिसमें रोटेटरी कंपोनेंट या टॉर्क का जो कंपोनेंट था वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। या आपने चीज़ इस तरीके से देख ली। अब हमारे पास क्या था कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको जैसे मैं बता रही हूँ, तो हम यहाँ पे मैं आपको, चलो हम यहाँ पे ना एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने बात की थी कि हमारे पास 90 का एंगल है। अब 90 का एंगल ये है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं एल्बो जॉइंट की एग्जांपल आपको देती हूँ, तो यहाँ पे आप इसको एल्बो जॉइंट कंसीडर करो। तो इसके बीच में आपके पास ह्यूमरस और आपके पास बेसिकली अल्ना के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल, इसी एंगल के ऊपर आप पेशेंट की स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाते हो, प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है पेशेंट की बॉडी में। अब वहाँ पे आपने बनवा दी, ये पोजीशन बनवा दी, और आपने मैक्सिमम जो था वो क्या किया, आपने पेशेंट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराने के लिए एंगल बनवाया। और यहाँ पे अब आपने देखा कि आप जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करोगे, तो यहाँ पे पेशेंट मैक्सिमम अचीव करेगा, टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा अचीव होगा, तो पेशेंट जल्दी मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगा। तो इसका मतलब अब हर बंदा जाहिर सी बात है 90 डिग्री नहीं बना सकता, तो हम उसके लिए भी आगे डिस्कस करेंगे लाइक वो किस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन मेजरली आपने याद रखना है कि हम थोड़ी सी फ्लक्चुएशन एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट टॉलरेंस, ठीक है। पेशेंट जितना टॉलरेट कर सकते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी काफ़ी हद तक स्टेबल कर सकते हैं कंडीशन, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब मेजरली आपके पास जो फैक्टर्स होंगे वो मसल की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से होंगे, ठीक है। एक मिनट, ओके, हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं पहले ताकि हमें आइडिया हो जाए। ओके, मेजरली हमारे पास जो कंपोनेंट्स है ना वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लेना। तो मेजरली ना अब आपके पास क्या था कि जो मेजर कंपोनेंट्स थे जो आपके पास अफेक्ट कर रहे थे, या जो सारी चीज़ें थी हमने बात की मूवमेंट आर्म की। अगर किसी को नहीं मिल रही तो आप बुक से देख सकते हो, हर चीज़ बुक से ही है, ठीक है। 90 का एंगल किस तरह ऑब्टेन हुआ, 90 के एंगल में आइसोकाइनेटिक मशीन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने बुक से ही कंसिडर की है, ठीक है। तो मेजरली आपके पास जो फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे पास, ओके हम थोड़ा सा देते हैं, ओके। जो फैक्टर्स थे ना वो हमारे पास, हम जो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेजरली आपके पास किसको, आपकी इस कंडीशन को, ठीक है। वो थे मसल की टेंशन जनरेटिंग कैपेसिटी, कि वो कितनी टेंशन जनरेट कर सकती है, ठीक है। सेकेंड वन वाज द न्यूरल अडाप्टेशन, कि नर्वस सिस्टम कैसे अडाप्ट कर रहा है। एंड थर्ड वन वाज द मसल का मूवमेंट आर्म कैसे है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है ना वो मसल की टेंशन जनरेटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। सब वो क्या है कि अगर फॉर इंस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास, ठीक है, तो लार्ज मसल का साइज होगा तो ग्रेटर फोर्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होगी वो इम्प्रूव करेगी फोर्स की जनरेशन कैपेसिटी।
कितनी हमारे पास जो फोर्स जनरेट हो सकती है उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। ठीक है, देखो मैं कितनी फोर्स जनरेट कर सकती हूँ ये मेरे मसल पे डिपेंड करता है। ठीक है, उस कैपेसिटी के ऊपर अगर एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप पेशेंट की उस कैपेसिटी को इंक्रीज करा दो, मसल की इट सेल्फ कैपेसिटी को इंक्रीज करा दो, तो उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंप्रूव होगी। दैट मीन्स कि आपको उसकी फोर्स जनरेशन कैपेसिटी मतलब टेंशन जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करानी है, तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। अच्छा, इसका मेजरली डिफरेंट तरह से कंसीडर किया जाता है। समटाइम्स आप इसको देखते हो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, लेकिन मेजरली क्रॉस सेक्शन पे ही हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट था न्यूरल अडाप्टेशन। ठीक है, न्यूरल अडाप्टेशन क्या है कि अर्ली जैसे आप स्ट्रेंथ गेन करते हो ना, लाइक फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग में, तो ड्यू जो होती है आपके पास न्यूरल अडाप्टेशन जो होती है ना काफ़ी अच्छी होती है मसल के ट्रॉफी के अलावा। ठीक है, मसल की हाइपरट्रॉफी जो होती है वो बाद में होती है, या वो इश्यूज जो साई मसल की हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड है वो बाद की बात है। यहाँ पे क्या कहा है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग आर ड्यू मोर टू न्यूरल अडेप्टेशन। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 12 वीक्स होते हैं ट्रेनिंग के वो न्यूरल अडेप्टेशन पे ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू के मसल की हाइपरट्रॉफी के ऊपर काम करें। ठीक है, तो ये इंक्लूड क्या करते हैं कि न्यूरॉन फायरिंग रेट। ठीक है, न्यूरॉन कितनी तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि आपने फोर्स जनरेट करनी है, फोर्स की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो कितनी तेजी से काम करेगा ये हमारे पास सबसे पहली चीज है। तो न्यूरॉन की फायरिंग रेट को इंक्रीज कराना है। सेकेंड वन वाज द मोटर न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो हमने मोटर यूनिट्स को डिस्कस किया था उनको कितनी तेजी से ये एक्टिवेट करवाता है, स्टिमुलस देता है, उसको एक्टिवेट कराता है, आपके पास कितनी जल्दी हो जाती है इम्प्रूवमेंट, ये इंक्रीज, इसको भी इंक्रीज कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ गेन होगी अगर आप इन दोनों पे काम करते हो। ठीक है, थर्ड वन वॉज था, अभी आपकी बॉडी इटसेल्फ इस चीज़ को काम कर रही होती है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करोगे। ठीक है, इटसेल्फ आपने नर्वस सिस्टम को इस तरीके से इन्वॉल्व करना होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। ठीक है, थर्ड वन वाज द इनहिबिटरी सिग्नल्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, इनहिबिशंस को रिड्यूस करने के लिए आपको एक्साइटेशन को ज़्यादा करना पड़ता है। आपको ये बात पता है, हमने नर्वस सिस्टम कितनी बार लाइक आपने कितनी बार डिस्कस किया हुआ है कि एक्साइटेबिलिटी जब तेज़ हो जाएगी ऑलरेडी तो इनहिबिटरी सिग्नल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, वो बार बार एक्टिवेट होगा तो उसकी जो बंद होने के चांसेस थे वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो सिग्नल्स जो बंद करना था जिन्होंने वो रिड्यूस होंगे। इसके बाद था क्रॉस एजुकेशन इफेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वन लिम्ब कैन इम्प्रूव स्ट्रेंथ इन द ऑपोजिट लिम्ब एज वेल। ठीक है, और ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक साइड की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दूसरी साइड की भी इम्प्रूव करती है स्ट्रेंथ। ठीक है, वो कैसे होता है, समटाइम्स ऐसे होता है, अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, स्ट्रोक का मेरे पास पेशेंट है। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, फॉलिज कहते हो उर्दू में। ठीक है, स्ट्रोक का अगर मेरे पास पेशेंट है, ठीक है, और वह मेरे पास आया है और उसकी कंडीशन लाइक काफ़ी हद तक जो थी वो डिस्टर्ब थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि स्ट्रोक के उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ कि एक साइड का लिम्ब उसका बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं दूसरी साइड के लिम्ब के ऊपर काम करना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करना जैसे स्टार्ट करूंगी तो उसको आप देखोगे कि उसका इफेक्ट, क्योंकि नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है ना, तो क्रॉस एजुकेशन इफेक्ट इसी को कहते हैं कि एक साइड के लिम्ब को आप जैसे काम करवाते हो दूसरी साइड का लिम्ब आपके पास खुद ब खुद एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। तो एक साइड की जैसे ही आप ट्रेनिंग करवाओगे, मतलब जो ठीक साइड थी, जो इसकी अनअफेक्टेड साइड थी, जहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा था, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ वीकनेस थी, तो वहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम किया तो मेरे पास ऑपोजिट लिंक के ऊपर भी स्लाइड स्लाइड सी स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में पहले तो स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सम मेजरली जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्वेयर्स कॉन्ट्रैक्चर्स के साथ और काफ़ी ज़्यादा इतने टाइट मसल्स के साथ आ रहे होते हैं कि हमने पहले स्ट्रेचिंग के ऊपर जाना होता है। लेकिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब ऑपोजिट लिम्ब की करवाओगे ना तो इस लिम्ब के ऊपर भी काफ़ी हद तक इफेक्ट आता है। ठीक है, ये थी हमारे पास क्रॉस एजुकेशन इफेक्ट। मसल मूवमेंट आर्म। ठीक है, अब मसल जो होता है वो अटैच होता है हमारे पास फार्दर फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, जितना दूर होगा जॉइंट से तो
मतलब जॉइंट सेंटर से उतनी ही ग्रेटर टॉर्क जो होगी हमारे पास जनरेट होगी। ये आपने बात याद रखनी है, मसल की अटैचमेंट जितनी दूर होगी जॉइंट से उतना ही ज्यादा टॉर्क वहां पे जनरेट होता है। आपको पता है ना, शॉर्ट मसल्स जो होते हैं उनमें टॉर्क कम होता है, ये बात आपको पता है। उतनी फोर्स उसकी कम जनरेट हो रही होती है उसमें, वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती बेसिकली जनरेट करवाने की। तो ये भी बेसिकली इसी वजह से बात की जाती है कि जितना ही डिस्टेंस जो है वो दूर होगा आपके पास, उतनी ही ज़्यादा आपके पास टॉर्क जो है इफेक्टिवली जनरेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज द एंगल ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। एंगल ऑफ अटैचमेंट क्या है कि मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस होगी जब मसल हमारे पास पोजीशन हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे टू द बोन, तो हमारे पास उस मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस कराने के लिए हमारे पास, हमने क्या बात की थी, 90 डिग्री के एंगल पे ही हमने रखना है। जितना हम 90 डिग्री के एंगल पे जिस भी मसल्स को जिस भी जॉइंट को 90 का एंगल बनवा देंगे बोन के साथ, उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव जो होगी हमारे पास ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आएगा। फिर मेजरली हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है। हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जो पॉइंट्स को पहले जो है ना वो हाईलाइट कर लेते हैं जो हमने भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया और इसकी ट्रेनिंग स्टेट को डिस्कस किया था, ठीक है। मेजरली हम यही डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने एल्बो के एक्यूट एंगल को डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर ग्रेटर होगा तो किस तरह से होगा। जैसे टेंशन मैंने आपको रेडियस की बता दी थी, रेडियस के साथ भी आप कर सकते हो बाइसेप्स को, ठीक है। पुल अवे कितना ज़्यादा होगा, सॉरी, अगर मैंने आपको जो था ना वो एल्बो जॉइंट के ऊपर बता दिया था, पर इट सेल्फ अगर आप इसको मसल्स के साथ करते हो ना, बाइसेप्स के साथ या इस तरह से, तो आप उस तरीके से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास क्या था कि मसल स्ट्रेंथ जो थी ड्राइव हो रही थी हमारे पास अमाउंट ऑफ टेंशन ऑफ मसल्स, कितनी वो जनरेट कर रहे हैं, और द मूवमेंट ऑन जो इस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता क्लियर किए थे, ठीक है, पहले भी, कि हमारे पास क्या क्या थे, ठीक है। फिर हमारे पास जो चीज़ आ गई थी वो थी, ओके, हम पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको। ओके, फिर हमारे पास आ रहा था फर्स्ट 12 वीक्स में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट 12 वीक्स में जो गेन आता है आपकी मसल्स में वो अप्रॉक्सीमेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरल अडाप्टेशन के ऊपर होता है एज कम्पेयर टू जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमें मिल रही है बाद में, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना वो काफ़ी हद तक जो थी आपकी न्यूरल अडाप्टेशन के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इसके बाद आती है, ठीक है। फिर मूवमेंट आर्म की बात हो रही है। अब मूवमेंट आर्म की जो हमने लास्ट में बात की थी वो यही थी कि हमारे पास जो एंगल था और अटैचमेंट थी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस था वो एंगल की अटैचमेंट थी, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ए और बी करके आपकी बुक में इन्होंने बताए भी हुए हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम नॉर्मली इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नॉर्मली हम एज अ थेरेपिस्ट इसको क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराने के लिए, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड या न्यूरल मस्कुलर एक्टिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बॉडी के लिए, और कितनी अच्छे से आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप नर्वस सिस्टम के साथ साथ मसल्स के ऊपर काम करते हो, ठीक है। सेकेंड वन वाज द टॉर्क के प्रोडक्शन को जितना अच्छे से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करवाओगे। अगर तो आपको मसल की स्ट्रेंथ इटसेल्फ आपको नहीं पता कि इसमें फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व है, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें मिस आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एंगल कैसा है, किस एंगल पे कितनी अच्छी एक्सरसाइज की एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें आ रही होती है, ठीक है। फिर रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ कब करवानी है, एंड्योरेंस कब करवानी है, कौन सी चीज़ें प्रिवेंट करेंगी किस इंजरी को, कौन सी चीज़ें किस रिकवरी को हेल्प आउट करेंगी, इन सब के लिए आपको स्ट्रेंथ की, मसल की स्ट्रेंथ की एप्लीकेशन, मसल की स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट्स, मेजरमेंट्स, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो मेजरली आपने इस तरीके से इसको सारी चीज़ों को हल करना है, ठीक है। लाइक आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता होंगी तो आप सारी चीज़ों में बात करोगे, ठीक है। अब हमने मसल की स्ट्रेंथ क्या कहा था, वाइटल कंपोनेंट है। इन्फ्लुएंस किससे हो रहा था, मसल फोर्स की पावर से, न्यूरल अडेप्टेशन से, बायोमैकेनिकल फैक्टर से,
फिर हमारे पास एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इम्पोर्टेंस दें और पेशेंट की परफॉर्मेंस को रिहेबिलिटेशन को इम्प्रूव कराने के लिए मसल की स्ट्रेंथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यही था आज के